नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पेरिस स्थित भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने कश्मीर मसले पर भारत के रुख का किया समर्थन। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की फ्रांस की सराहना। आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को बड़ा झटका। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप ने किया ब्लैकलिस्ट। आतंकियों को वित्तीय मदद रोकने में नाकाम रहा पाकिस्तान। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई। सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को 26 अगस्त तक पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को भेजा रिमांड पर। इसरो ने जारी की चंद्रयान 2 से ली गई चांद की पहली तस्वीर। कहा, चंद्रमा की सतह से लगभग 2650 किलोमीटर की ऊंचाई से कैमरे में किया कैद। तस्वीर में चांद के अपोलो क्रेटर और मेयर ओरिएंटल की झलक। एंटीगा टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ अजिंक्य रहाणे के 81 रनों की बदौलत संभली भारतीय पारी। पहले दिन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 203 रन। ऋषभ पंत 20 और रविंद्र जडेजा 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शीर्ष क्रम लड़खड़ाया, पुजारा कोहली सस्ते में आउट। और खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के प्रधानमंत्री चार्ल्स फिलिप से मुलाकात की। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और 1950 और 1966 में एयर इंडिया की 2 दुखद हवाई दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए एक स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। कश्मीर पर फ्रांस ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के बाद कहा कि भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय ढंग से कश्मीर मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए और क्षेत्र में किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या हिंसा नहीं भड़कानी चाहिए। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जम्मू कश्मीर पर भारत द्वारा लिए गए हाल के फैसले से अवगत कराया और ये भी बताया कि ये भारत की संप्रभुता से जुड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं टिकी है। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पेरिस से करीब 50 किलोमीटर दूर फ्रांस की सांस्कृतिक विरासत में से एक चेटेऊ डी चंतिली में सीधी बातचीत हुई। करीब 1.5 घंटे की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश लगातार आतंकवाद का सामना कर रहे हैं और हमारा इरादा आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को व्यापक बनाना है। हम दोनों देशों को आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने में हमें फ्रांस का बहुमूल्य समर्थन और सहयोग मिला है। इसके लिए हम प्रेसिडेंट मैक्रों का धन्यवाद देते हैं। हमने सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर सहयोग को व्यापक बनाने का इरादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती सदियों पुरानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं, बल्कि ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। हमारी दोस्ती
किसी स्वार्थ पर नहीं, बल्कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के ठोस आदर्शों पर टिकी है। यही कारण है कि भारत और फ्रांस ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी और लोकतंत्र की रक्षा की है, फासिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला किया है। जम्मू कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत और पाकिस्तान से इसे बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई तीसरा पक्ष ना तो दखल दे और ना ही हिंसा भड़काने वाला काम करे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखी जानी चाहिए और लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। जैसे कि हमने कश्मीर के बारे में बातचीत की, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कश्मीर के बारे में सब कुछ बताया कि जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने मुझे समझाया और मैंने उनको कहा कि ये पाकिस्तान और भारत को मिलकर ही इसका निर्णय, इस पे इसका कुछ नतीजा निकालना है और हम चाहेंगे कि कोई भी इसमें तीसरा आदमी इस हालात में कोई ऐसे मुद्दों को खराब ना करे, कोई भी इसमें हिंसा को भड़काने की बात नहीं करे। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस अगले महीने भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों में से पहले विमान की आपूर्ति कर देगा। कि पहला जो राफेल का जो विमान है वो अगले महीने भारत पहुंच जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और हमने बाकी भी अलग अलग सहयोग क्षेत्रों में जो सहयोग हो रहा है उसके बारे में बातचीत की, उसके बारे में हमने समीक्षा ली। दोनों नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी समावेशी विकास की चुनौतियों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और तकनीक के समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए फ्रांस और भारत एक साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की बैठक में आमंत्रित करने के लिए फ्रांस का शुक्रिया अदा किया। Prime Minister had an excellent round of discussions with President Macron last evening. The discussions lasted for over 90 minutes and was characterized by a great deal of warmth and friendship, and it demonstrated that France and India are true strategic partners. Among the topics that they discussed were the forthcoming meeting of the G7. Prime Minister thanked President Macron for inviting India for this meeting, and Prime Minister has conveyed that India stands with France on all aspects that France is pursuing, and that we wish all success to France in fulfilling its agenda for the G7 meeting. Obviously, environment and global warming are a big part of the G7 meeting that is taking place in Biarritz on Saturday and Sunday. And the Prime Minister conveyed that India is committed to the Paris Accord, that India has made important commitments that it intends to fulfill. And Prime Minister also said that the G7 countries and the international community at large should fulfill their commitments in regard to the environment, to global warming, to transfer of technology, to global financing, to move to more efficient systems of energy use and so on. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाएगा। यूएई ने विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नरेंद्र मोदी को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। प्रधानमंत्री बहरीन का भी दौरा करेंगे। भारत और बहरीन के बीच संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में नया जोश देखने को मिला है। भारत बहरीन द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है और ये 2018-19 में 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। बहरीन में करीब 3.5 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, जो कि देश में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और वो बहरीन के विकास में योगदान दे रहे हैं। बहरीन से वापसी में प्रधानमंत्री फ्रांस के बियारिट्ज शहर जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया। आतंकवाद की पनाहगाह बने पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
FATF की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को काली सूची में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था ने पाया है कि आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पाकिस्तान 40 में से 32 मानदंडों को पूरा करने में नाकाम रहा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। पीटीआई ने एक भारतीय अधिकारी के हवाले से ये खबर दी है। FATF आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका गठन 1989 में किया गया था, जिसने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा है। तभी भी यही बात सामने आई थी कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने में नाकाम रहा। इसके बाद से पाकिस्तान इसी कोशिश में जुटा रहा कि वो FATF की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण नियमों के अनुपालन वाले देशों की सूची में शामिल होने से बच जाए। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, जो कि विदेश मामलों के संपादक हैं, हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं। अखिलेश, पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। निश्चित तौर पे, और अभी और बड़ा झटका लगने वाला है पाकिस्तान को, क्योंकि FATF के जो प्रमुख बॉडी है, उस प्रमुख बॉडी ने अक्टूबर तक का डेडलाइन दिया है पाकिस्तान को कि वो सुधर जाए। और सुधरने का मतलब क्या है? सुधरने का मतलब ये है कि आतंकवादी समूहों को किसी भी तरह की फंडिंग या तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से किसी एजेंसी की तरफ से हो, या वो आम जनता के बीच में चंदा वसूल कर रहे हो, किसी भी तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों को फंडिंग नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए उन्हें 1.5 साल पहले कहा गया था कि 1.5 साल में आप अपने को ठीक कीजिए। नहीं ठीक किया तो उन्हें पिछले साल ग्रे लिस्ट में डाला गया, और उसके बाद अब टाइम है कि ब्लैक लिस्ट में उनको डाला जाए। इस बीच एशिया पैसिफिक का जो है, उसने कहा है कि पाकिस्तान अधिकांश मानदंडों पे अभी तक खरा नहीं उतरा है। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह के पाकिस्तान का सिस्टम है कि एक हाथ क्या कर रहा है दूसरे हाथ को पता नहीं होता है। एक हाथ बताता है कि हम टेररिस्ट फंडिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोक रहे हैं, दूसरा हाथ टेररिस्ट फंडिंग जारी रखता है। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के अंत तक पाकिस्तान को और बड़ा झटका लगेगा जब उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई हो सकती है। और इससे पहले INX मीडिया मामले में दिल्ली की CBI की विशेष अदालत ने पी चिदम्बरम को 26 अगस्त तक CBI रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट ने एक दिन में परिजनों और वकीलों को आधे घंटे मुलाकात की इजाजत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच एजेंसी ये सुनिश्चित करे कि चिदम्बरम की व्यक्तिगत गरिमा का किसी भी तरीके से हनन न हो। पूर्व वित्त और गृह मंत्री रहे चिदम्बरम की रिमांड पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उनकी गहराई से जांच की जरूरत है। इससे पहले पी चिदम्बरम को कल अदालत में पेश किया गया, जहां CBI और बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने CBI कोर्ट में कहा कि पी चिदम्बरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें राजनीतिक विद्वेष के तहत फंसाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दिलवाने से जुड़ा है। इसमें INX ने 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हासिल किया था। इस केस में गड़बड़ी की आंच कार्ति चिदम्बरम के जरिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक पहुंची और 15 मई 2017 को CBI ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं के चलते पहली FIR दर्ज की थी। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह श्योरान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रविंद्र, जाहिर तौर पर पूर्व वित्त मंत्री की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही है, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज का जो कोर्ट में हियरिंग हुई है उसके दो पहलू हैं। एक जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिया है और दूसरा जो उसके पहले की आर्ग्यूमेंट्स हुई है। आज जो आदेश दिया है उसमें दो बातें कही गई हैं कि एक, जो CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग अलग मामले जो चल रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के खिलाफ, उन दोनों पर एक साथ हियरिंग 26 अगस्त को होगी। दूसरा ये है कि 26 अगस्त तक चिदम्बरम जो है वो CBI की हिरासत में बने रहेंगे, लेकिन उनको ED जो है वो अपनी हिरासत में नहीं ले पाएगा, तब तक उनको प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट दे दिया गया है। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके अलावा आज जो भी डिस्कशन, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो कि सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने किया CBI और ED की तरफ से, और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, उनमें जो खास बातें थी वो यही है कि
तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने की है उसमें चिदम्बरम के खिलाफ काफी पुख्ता सबूत मिले हैं। करीब 10 ठिकाने और 17 जो है वो अलग अलग जगहों पर उनके बारे में जानकारी हम लोगों को हासिल हुई है, जो कि इस केस को न्याय की प्रक्रिया तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित होंगे। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने दोबारा से कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और इनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक अहम बात जो और आदेश में कोर्ट ने लिखी है वो ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उनके साथ चिदम्बरम लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में उनको जब बुलाया गया है, जब पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो वो आते रहे हैं। तो ये अहम बातें आज हुई हैं। इसके बाद अब 26 तारीख को जब इस मामले पर पूरी सुनवाई दोबारा से होगी, तब तक जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है जिसमें कि सीबीआई हिरासत में 26 तारीख तक चिदम्बरम को रखा गया है, वो मियाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो सीबीआई के आदेश का जो जिसमें सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है, वो आदेश को एक दूसरी याचिका के माध्यम से भी आज चैलेंज किया गया है। हालांकि आमतौर पर होता यह है कि ट्रायल कोर्ट के जो आदेश होते हैं उनको हाई कोर्ट के माध्यम से चैलेंज किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 136 जो है हिंदुस्तान के संविधान का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का इस बात का अख्तियार दिया गया है कि वो इस तरीके के किसी भी आदेश को सीधे तौर पर भी सुन सकता है। तो आज वो भी हियरिंग हुई है और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर से ये बात कही कि जब उनको अगर सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है, बावजूद उसके उनका जो अपना पक्ष रखने का अख्तियार है वो खत्म नहीं होता है। बिल्कुल, अब मामले पर सोमवार को सुनवाई होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर से राज्यसभा में दिखाई देंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज उन्हें राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्यसभा में नेता सदन थावरचंद गहलोत, नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई हस्तियां मौजूद रही। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निर्विरोध चुने गए हैं। मनमोहन सिंह ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था, जबकि बीजेपी की तरफ से कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य मदन लाल सैनी के निधन से ये सीट खाली हुई थी। मनमोहन सिंह लगभग 3 दशक तक असम से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और उनका ये छठा कार्यकाल होगा। सरकार ने सबका विश्वास लंबित टैक्स विवाद निपटारा योजना 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है और इस अधिसूचना को लेकर अब आगे बातचीत होनी है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। योजना का मकसद छोटे करदाताओं को कर विभाग में लंबित विवादों से राहत दिलाना है। सरकार ने करदाताओं और अन्य संबद्ध पक्षों से इस योजना का लाभ उठाकर एक नई शुरुआत करने की अपील की है और इस योजना के 2 मुख्य भाग विवाद निपटारा और करों के बकाया में राहत और जुर्माने से माफी है। इस संबंध में छोटे करदाताओं को मुकदमे से भी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर में घाटी के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। नाकेबंदी हटाई जा रही है और लोगों का आवागमन और यातायात धीरे धीरे बहाल हो रहा है। साथ ही अधिकतर जगहों पर लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति शांतिपूर्ण है, कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 24 अगस्त को होने वाली भारतीय वायुसेना की परीक्षा को स्थगित कर दिया था और घाटी में अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। श्रीनगर में 24 अगस्त को होने वाली भारतीय सेना की परीक्षा को स्थगित किया गया था और परीक्षा की नई तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। वायुसेना ने कहा है कि लेह और जम्मू में ये परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक मंदिर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लोग जन्माष्टमी मनाने के लिए मंदिर में इकट्ठा हो रहे थे, तभी यह घटना घटी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है।
चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की निर्धारित कक्षा में पहुंचने के बाद कल चंद्रमा की सतह की पहली तस्वीर भेजी है। चांद की सतह से करीब 2650 किलोमीटर दूरी से ये तस्वीर ली गई है। इसरो ने ट्विटर पर फोटो शेयर की है। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम द्वारा ली गई अद्भुत तस्वीर इसके कैमरे के उच्च रिजोल्यूशन को बताती है। चंद्रयान 2 द्वारा भेजी गई पहली तस्वीर में चंद्रमा पर 900 किलोमीटर व्यास के एक बेसिन और गड्ढेनुमा आकृति का पता चला है, जिसे अपोलो कहा जाता है। ये गड्ढा चंद्रमा के सबसे अधिक दूरी पर है, जो पृथ्वी पर लगी दूरबीनों से दिखाई नहीं देता है। भारत के दूसरे चंद्र मिशन में एक पहला पड़ाव यहां पर पार कर लिया है चंद्रयान 2 ने। इससे पहले 21 अगस्त को चंद्रयान 2 ने चांद की दूसरी कक्षा में प्रवेश किया था। 22 जुलाई को रवाना हुए चंद्रयान 2 ने 3 हफ्ते तक पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाया था और इसके बाद 14 अगस्त को यान की कक्षा में बदलाव करते हुए इसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेडी पर पहुंचा दिया गया था। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि नीरव मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत अवधि 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद हैं। वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई की है। नीरव मोदी करीब $2 अरब की बैंक धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित हैं। उसे मार्च में यहां गिरफ्तार किया गया था और वो तब से स्थानीय वेंट्सवर्थ कारावास में है। ब्रिटेन के कानून के आधार पर उसे हर 4 सप्ताह के बाद हिरासत की अवधि को बढ़ाने के लिए अदालत में पेश किया जाता है। अमेज़न के जंगलों में भयावह आग लगी है, जो बुझने का नाम नहीं ले रही। यहाँ की हरियाली से पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन मिलती है। वैसे अमेज़न में आग लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन करीब 15 दिनों से लगी इस बार की आग की भयावहता इतनी है कि आसपास के इलाकों के आसमान काले पड़ गए हैं। कुछ शहरों को काले गहरे धुएं ने ढक लिया है। इससे जबरदस्त वायु प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है और सब कुछ धुंधला हो गया है। और बात करते हैं खेल की। एंटीगा टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन टीम इंडिया 203 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद हैं। 2 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में कल वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 203 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे ने 81 रनों की शानदार पारी खेली। लोकेश राहुल ने 44 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए केमार रोच सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। शैनन गैब्रियल को भी 2 विकेट मिले। मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लीड्स के हिंडेगले में एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मेजबान टीम इंग्लैंड आज अपनी पारी की शुरुआत करेगी। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की तूफानी गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 179 रन पर समेट दी। अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे जोफ्रा आर्चर ने 45 रन देकर 6 विकेट झटके। उनके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 और क्रिस वॉक्स और ब्रेन स्टोक्स ने 1-1 विकेट लिए। डेविड वॉर्नर 61 और मार्सन लाबुशेन 74 रन बनाए। साई प्रणीत और पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल में प्रणीत ने इंडोनेशिया के एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग को 21-19, 21-13 से हराया। क्वार्टर फाइनल में आज प्रणीत का मुकाबला जोनाथन क्रिस्टी से होगा। पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका की बेवन झांग को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सिंधु ने झांग को 21-14, 21-6 से हराया। सिंधु का मुकाबला आज ताई यू यिंग से होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।